एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी के ओहदे तक पहुंचा, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सलमान खान से कंपेयर किया जाता था। जो डौले थे, जो पर्सनैलिटी थी, उसको देखते हुए इन्हें बड़े बड़े एक्टर्स इनके फैन हुआ करते थे। हिमांशु रॉय जब मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते तो कई लोग उनके फैन बन गए और उनके स्टाइल को भी फॉलो किया करते थे। हिमांशु साल 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। पत्नी भी शुरुआत में आईएएस थी, मगर उनसे नौकरी छुड़वाकर वो समाज सेवा के काम में उन्हें लगा दिया गया और हिमांशु अपनी पुलिस की नौकरी को जी जान से करने में जुट गए। हिमांशु रॉय ने कई बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को सॉल्व किया। अजमल आमिर कसाब का नाम आपने सुना होगा। इस केस को हैंडल हिमांशु रॉय कर रहे थे। उसके बाद फांसी के फंदे तक भी हिमांशु रॉय ही उसको लेकर गए। इसके साथ ही कई बड़े केसेस को हिमांशु रॉय ने सॉल्व किया। इसमें पल्लवी पुरखायस्ता मर्डर केस, जो कि एक आईएएस अधिकारी की लड़की थी, उसके साथ ही आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामला, इसके साथ ही एक और मामला 5600 करोड़ रुपए की पेमेंट का जो स्कैंडल था, वो भी हिमांशु रॉय ने सॉल्व किया था। मगर एक्टर की तरह दिखने वाले इस सुपर कॉप का अंत इतना दर्दनाक और इतना बुरा होगा, यह किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। जय हिंद। एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जिसे सुपर कॉप के नाम से जानते हैं, एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जिसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार्स, फिल्मी एक्टर भी लाइन में लगा करते थे। एक ऐसा सुपर कॉप, एक ऐसा पुलिस वाला जिसने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दंगे होने से बचाए, एक ऐसा पुलिस वाला जिसने कसाब को फांसी तक पहुंचाया, और एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जिसने स्पॉट फिक्सिंग जो स्कैंडल आईपीएल में हुआ था उसकी जांच की, और इसके साथ ही जेडे मर्डर केस की भी जांच की। कई हाई प्रोफाइल केसों की जांच कर चुके आईपीएस अधिकारी हिमांशु रॉय के बारे में आज हम बात करेंगे। हिमांशु रॉय जो कि महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी थे और 1988 बैच के आईपीएस थे। काफी सीनियर अधिकारी हो चुके थे, मगर इनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जिस पर सभी फिदा हो जाते थे। क्या कोई फिल्मी एक्टर, क्या कोई आम व्यक्ति, क्या कोई सरकारी नौकर, क्या कोई प्राइवेट नौकरी में काम करने वाला, हर कोई चाहे कितना भी फिटनेस फ्रीक हो, उसका आइडियल हुआ करता था हिमांशु रॉय। आज इसी आईपीएस अधिकारी की बात करेंगे। यह आईपीएस अधिकारी मुंबई में काफी ज्यादा एक्टिव रहा और मुंबई के आसपास ही इसकी पोस्टिंग ज्यादातर रही। अब इनका जन्म जो है वो कोलाबा में हुआ। दरअसल रहने वाले ही महाराष्ट्र के थे और जन्म इनका कोलाबा में हुआ। मगर इस आईपीएस अधिकारी की आज हम बात क्यों कर रहे हैं? ये एक सुपर कॉप था। फिल्मी एक्टर भी इससे बात करने के लिए तरसा करते थे। इतना बड़ा चार्म था कि जब मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते थे तो इन्हें देखने के लिए बड़े बड़े लोग खड़े हो जाया करते थे कि क्या पर्सनैलिटी है इस आईपीएस अधिकारी की, और फिर इस अधिकारी का अंत, जीवन का अंत कैसे हुआ, यह भी बहुत दर्दनाक कहानी है। अब जन्म की बात करते हैं। जन्म हुआ कोलाबा में। कोलाबा में दरअसल इनके पिता और माता दोनों रहा करते थे। पिताजी, जिन्हें डॉक्टर दसोंदी कहा करते थे, वो पेशे से डॉक्टर थे और गुजरात के रहने वाले थे, और गुजरात से वो शिफ्ट होकर महाराष्ट्र में कोलाबा में रहने लगे थे और वहां पर ठीक ठाक परिवार चल रहा था। अब इन दोनों पति पत्नी के एक संतान का जन्म हुआ, एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया हिमांशु रॉय। हिमांशु रॉय को बचपन से ही उनके माता पिता बहुत प्यार किया करते थे और आंखों का तारा हुआ करते थे हिमांशु रॉय। अब बचपन में पिता जो थे वो हिमांशु को ऑफिसर एचआर दसोंदी बुलाया करते थे। हालांकि हिमांशु को यह नाम पसंद नहीं था। हिमांशु चाहते थे कि उन्हें हिमांशु के नाम से ही बुलाया जाए, मगर पिताजी हमेशा उन्हें ऑफिसर एचआर दसोंदी कहा करते थे। अब जो बचपन से इन्हें डिनोमिनेशन, जो नाम पिताजी ने दिया था, उसमें ही कहीं ना कहीं साफ हो गया था कि इनके पिताजी भी इन्हें एक अधिकारी, एक अफसर के तौर पर देखना चाहते हैं। हिमांशु बचपन से ही पढ़ने में अच्छे थे, तो सबसे पहले स्कूलिंग के लिए पहुंचे फोर्ट मुंबई में स्थित कैंपियन स्कूल में। वहां पर स्कूलिंग हुई, बहुत अच्छे से जो है मार्क्स भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में काफी अच्छे मार्क्स इनके आए। उसके बाद जेवियर कॉलेज में पहुंचे और पहले ये मेडिकल लाइन में जाना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने मेडिकल लिया कॉलेज में और उसमें भी काफी अच्छे नंबरों से पास हुए। मगर उसके बाद जब मेडिकल से उत्तीर्ण हो गए, उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, उसके बाद इनके मन में आया कि क्यों ना सीए की पढ़ाई पढ़ी जाए, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ आ गए और सीए की पढ़ाई पढ़ी। सीए की पढ़ाई पढ़ने के बाद इनके मन में ख्याल आया कि अब सीए की नौकरी करते हैं, तो सीए की नौकरी इन्हें मिल गई ग्लोबल अकाउंटेंसी फर्म में, और इसके साथ ही एक और फर्म, उसमें भी इन्होंने काम किया। कुछ साल जब इन्होंने अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम किया, तो इनका मन काम में लगा नहीं। हालांकि ये सीए भी बहुत अच्छे थे, मगर इनका मन नहीं लगा। इनके मन में ख्याल था आईपीएस बनने का, एक आईएएस बनने का, सिविल सर्वेंट बनने का। तो यूपीएससी देने का जो ख्याल था, जो कीड़ा था, वो मन में लगातार बना हुआ था।
इसके बाद इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, दिन रात पढ़ना शुरू किया और मेहनती बचपन से ही थे, पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए इन्हें यूपीएससी की तैयारी में भी ज्यादा समस्या नहीं आई। अब 1987 साल आता है जब इंटरव्यू के लिए ये पहुंचते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के पास। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा एक बड़ा नाम, जिनकी अगुवाई में बांग्लादेश की जंग भारत ने जीती थी। तो उनके सामने जब ये खड़े थे तो इन्हें भी काफी प्राउड महसूस हो रहा था। अब उस मूवमेंट पे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने इनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं जेंटलमैन, हु इज मी, हु आई एम। तो इन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर आई नो यू वेरी वेल, यू कमांडेड द लार्जेस्ट फोर्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपने दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी सेना को लीड किया था। और यह जवाब सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा मुस्कुराने लगे और खुश हो गए, और उसके बाद उन्होंने कोई सवाल इनसे नहीं किया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, आपको बता दें कि वो जीओसी थे, जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जीओसी थे, जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड, और बहुत ही अच्छे और धाकड़ अधिकारी माने जाते थे। खैर, हिमांशु रॉय की बात करते हैं, और 1987 के बाद 1988 बैच के अधिकारी बने हिमांशु रॉय। और यूपीएससी एग्जाम के दौरान जब एग्जाम चल रहा था तो इनका सेंटर बना था मझगांव में। मझगांव में एग्जाम हॉल के अंदर इनकी मुलाकात हुई भावना त्रिपाठी नाम की लड़की से, जो कि एक राइटर की बहन थी, और उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद इन दोनों ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। हिमांशु को आईपीएस कैडर अलॉट हुआ, जबकि इनकी वाइफ भावना जो है वो आईएएस अधिकारी बन गई। भावना आईएएस बन गई और ये आईपीएस बन गए। इन दोनों के बीच में प्यार हुआ, इश्क हुआ, और 2 साल बाद 1990 में दोनों ने शादी कर ली। अच्छे से शादी भी चल रही थी, दोनों की नौकरी भी चल रही थी, मगर इस दौरान दोनों ने फैसला लिया कि भावना अपनी नौकरी छोड़ देंगी। भावना ने आईएएस की नौकरी छोड़ी और उसके बाद वो समाज सेवा का काम करने लगी। एचआईवी पीड़ितों के लिए एनजीओ खोला, और उस एनजीओ में समाज सेवा के काम में वो पूरी तरह से तन मन धन से जुट गई। एक तरफ हिमांशु रॉय पुलिस की नौकरी किया करते और धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्ड कर रहे थे। एक ऐसा दौर था कि जब देखिए, स्टार्टिंग से हिमांशु रॉय कोई बहुत ही स्मार्ट और अच्छी बिल्ड वाले व्यक्ति नहीं थे, वो फिटनेस फ्रीक भी नहीं थे, बचपन में पतले से हुआ करते थे। मगर एक बार उन्हें किसी ने टोक दिया, उन्हें कहा कि तुम पतले से हो, तुम तो हवा से ही उड़ जाओगे। ये बात हिमांशु रॉय को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद हिमांशु ने सोचा कि मैं क्यों ना बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाऊं। तो उन्होंने ना सिर्फ बॉडी बनाई, ना सिर्फ फिजिकल फिटनेस अच्छी रखी, बल्कि दूसरों के लिए, यूथ के लिए भी फिटनेस के क्षेत्र में भी एक आइकन बन गए। अब इसके बाद जब आईपीएस अधिकारी बन गए तो उन्हें जो सबसे पहली पोस्टिंग मिली थी वो मिली थी मालेगांव में। मालेगांव ऐसा इलाका था जहां पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दंगों का दौर चल रहा था, 2 समुदायों के बीच में आपसी तनाव चल रहा था, और उस समय पहली पोस्टिंग एएसपी के तौर पर हिमांशु रॉय को वहां पर मिली थी। हिमांशु को अच्छे से परफॉर्म करना था, इसलिए फील्ड पर बहुत अच्छे से काम किया और कोशिश की कि जमीनी स्तर पर 2 समुदायों के बीच लड़ाई ना हो, किसी के बीच विवाद ना हो। और उन्होंने अपनी ड्यूटी ना सिर्फ अच्छे से निभाई, बल्कि सीनियर अधिकारियों ने उनकी काफी तारीफ भी की मालेगांव में पोस्टिंग के दौरान। अब इसके बाद उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर रही। अहमदनगर में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर तैनात रहे। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में यानी ईओडब्ल्यू में डीसीपी बने, जो कि एसपी के बराबर की पोस्ट होती है। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस में डीसीपी बने। 2004 से लेकर 2007 तक एक महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिली हिमांशु रॉय को, वो थी नासिक के कमिश्नर की और नासच की। खैरलांजी हत्याकांड यूपीएससी एस्पायरेंट्स को भी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि भारत की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है और इनका जगह जगह पर इन्हें कोट किया जाता है, जिसमें 2 महिलाओं को आपसी 2 समुदायों के बीच विवाद के बाद उन्हें नंगा घुमाया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसमें कुल 11 आरोपी थे। इस मामले की जांच की हिमांशु रॉय ने और जितने भी दोषी थे उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। अब इसके बाद यहां पर सिलसिला नहीं थमा। 2009 में हिमांशु रॉय जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बनते हैं मुंबई में, और यहां पर बड़े बड़े जितने भी केसेस थे, हाई प्रोफाइल केसेस, इनकी जांच हिमांशु रॉय के द्वारा की गई। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया साल 2013 में, जिसकी जांच हिमांशु रॉय ने की और इसमें विंदु दारा सिंह को अरेस्ट भी किया गया था। अब इसके साथ ही लैला खान मर्डर केस, जो कि एक बहुत ही फेमस मर्डर केस था। यह मर्डर केस में हुआ यह था कि लैला खान, जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस थी, वो
इगादपुरी फार्म हाउस, जो कि उनका अपना फार्म हाउस था, वहां पर गई थी अपने परिवार के साथ। 6 लोग कुल थे और वहां पर वो अपनी छुट्टियां मना रही थी। अब हुआ क्या कि इनकी मां के जो तीसरे पति थे, उन्होंने अचानक से पूरे परिवार को उनकी उसकी जान ले ली और पता नहीं चला कि आखिर किसने इस परिवार की हत्या की है, इस परिवार की जान कैसे गई है। उसके बाद यह केस हिमांशु रॉय के पास आया और हिमांशु रॉय ने बहुत ही जल्द इस केस को भी सॉल्व कर दिया। इसके बाद हिमांशु रॉय धीरे धीरे जो केसेस थे वो सॉल्व करते गए, मगर इस दौरान उनको कुछ अधिकारियों ने पसंद भी नहीं किया, उनके कार्यकाल को कुछ अधिकारियों ने पसंद नहीं भी किया। तो इसलिए उनको एक पोस्टिंग मिली, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग मिली, एडीजीपी हाउसिंग के तौर पर। नॉर्मली वो अधिकारी जो एडीजीपी स्तर के हो जाते हैं, मगर उन्हें पुलिस में यानी कि प्लम पोस्टिंग नहीं दी जानी होती, तो उनको ऐसी पोस्टिंग्स दी जाती हैं। तो एडीजीपी हाउसिंग के वो बन गए थे और काफी समय एडीजीपी हाउसिंग रहे। मगर उसके बाद मुंबई की अदालत द्वारा जब कसाब को फांसी का फैसला दिया जाना था, तो वो फैसला दिए जाने के बाद हिमांशु रॉय ही थे जिन्होंने मीडिया के सामने आकर अदालत का वो फैसला मीडिया को बताया था। और उस समय भी देश के सामने, पूरे देश के सामने जो पुलिस अधिकारी आया था वो था हिमांशु रॉय। और हिमांशु रॉय ही वो अधिकारी थे जिन्होंने कसाब को पकड़ने के बाद लगातार इस मामले की जांच की और कसाब को फाइनली जब फांसी की सजा हुई तो उसे येरवड़ा जेल में ले जाने वाले भी हिमांशु रॉय थे और उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले भी हिमांशु रॉय ही थे। तो ये एक उनकी कसाब के साथ जुड़ी स्टोरी है। मगर दूसरी तरफ वो जेड सिक्योरिटी प्रोटेक्टी थे, उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी और ये सुरक्षा उन्हें इसलिए मिली हुई थी क्योंकि उन्होंने मुंबई सीरियल बम धमाकों की जांच की थी, उसमें उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट था। दूसरे नंबर पर उन्होंने जो इंडियन मुजाहिदीन के चीफ थे यासीन भटकल और दाऊद इब्राहिम, उनकी प्रॉपर्टीज जब्त की थी, जिसके बाद उन्हें लगातार मारने की धमकियां मिल रही थी और उन्हें Z+ की सिक्योरिटी दी गई थी। अब जितने भी केसेस मैंने आपको बताए हैं वो सारे हाई प्रोफाइल केसेस थे, मगर इसके साथ ही एक और केस ऐड कर लीजिए, वो था दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का जो ड्राइवर था आरिफ, उसके एनकाउंटर केस की जांच भी खुद हिमांशु रॉय ही कर रहे थे। और हिमांशु रॉय एक ऐसे अधिकारी थे जिन पर काफी अफसर भी ट्रस्ट किया करते थे और वो एक चेहरा बन चुके थे मुंबई पुलिस का। इसके साथ ही पल्लवी पुरखायस्ता मर्डर केस, जो कि खुद एक IAS अधिकारी की लड़की थी, उनका यह नहीं पता चल रहा था कि उनका मर्डर किसने किया है, तो इस केस की पर्सनली जांच हिमांशु रॉय ने की थी। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, 5600 करोड़ रुपए का पेमेंट स्कैम था नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में। उस स्कैम को लेकर काफी खबरें बनी थी, मीडिया में भी सुर्खियां बनी थी और इस केस की जांच भी हिमांशु रॉय ने ही की थी। तो हिमांशु रॉय कुल मिलाकर एक सुपर कॉप बन चुके थे, फिटनेस फ्रीक थे, 6 फीट की इनकी हाइट थी और सुबह जब जिम जाया करते तो उसके बाद ये टेनिस खेलना पसंद करते थे, स्क्वैश खेलते थे और जिम में जब ये जाते थे तो इन्हें कई लोग अपना आइडियल मानते थे, वहां पर इनके पैर भी छुआ करते, इन्हें दूर से देखा भी करते थे और इनकी तरह बॉडी भी बनाना चाहते थे। हिमांशु एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे जीवन में कभी स्मोक नहीं किया था, सिगरेट पीकर नहीं देखी थी, कोई नशा नहीं करते थे, सुबह 5 बजे उठना और जिम जाना, बस यही उनकी हॉबी थी। उसके बाद अपनी पुलिस की नौकरी करना। तो साल 2016 में वो एक बुरा दिन आया जब इन्हें, उससे पहले ही हालांकि पता चल चुका था कि इन्हें कैंसर है। कैंसर के लिए पहले इन्होंने थेरेपी भी ली, जो थेरेपी ली जाती है, उसके बाद ये ठीक होकर वापस भी आए। मगर 2016 में अप्रैल में इनका जो कैंसर दोबारा से रिवाइव हुआ, ये मेडिकल लीव पर चले गए और उसके बाद काफी समय तक ये मेडिकल लीव पर रहे। कुछ लोगों ने कहा कि हिमांशु VRS लेने वाले हैं, कुछ लोगों ने कहा वो नौकरी छोड़ने वाले हैं, कुछ लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की, मगर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। सच्चाई पता थी इनके दोस्तों को कि ये कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। अपने दोस्तों से अक्सर ये जिक्र किया करते कि मुझे इस बीमारी से डर लगता है मगर मैं फिर भी इस बीमारी से जीतकर वापस आऊंगा। और हमेशा से एक विनर की पोजीशन में ये अपने आप को प्रिटेंड तो करते ही थे, मगर एक विनर भी अपनी लाइफ में ये रहे। तो कुल मिलाकर जो है अपने एक दोस्त से इन्होंने बात भी की, चैटिंग भी की, फोन भी किया, तो बहुत ही कम लोगों से हालांकि ये संपर्क में रह गए थे जब से छुट्टी पे गए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाने के बाद इन्होंने लोगों से अपना संपर्क बिल्कुल काट लिया और एक ही या 2 ही फ्रेंड थे जिनसे ये कभी कभार बात किया करते और उनसे भी आखिरी बात के दौरान इन्होंने ये कहा था कि मुझे कैंसर के दौरान जो मेरा इलाज हो रहा है उसमें दर्द होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो दर्द सहन नहीं किया जाता, मगर फिर भी मुझे यकीन है कि मैं दोबारा से वॉरियर बनकर वापस आऊंगा, जीत कर वापस आऊंगा। तो ये बातें इनकी अपने दोस्त से हुई थी। मगर फिर आया वो बदनसीब दिन, वो दर्दनाक घटना जो आज तक किसी भी हिमांशु रॉय के जो फैंस थे उनके मन से
अभी तक वो दिन भूला नहीं है। 11 मई 2018 का दिन आया। 11 मई 2018 को नरीमन पॉइंट पर, जहां पर हिमांशु रॉय का घर था, वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर सुबह दोपहर को तकरीबन 12:40 पर एक गोली चलने की आवाज आती है। किसी को समझ नहीं आता। नौकर भागता है हिमांशु के कमरे की तरफ तो देखता है कि हिमांशु ने गोली से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वो लाइसेंसी गोली थी जिससे उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। उसके बाद जैसे ही ये पता नौकर को लगा, उसने परिवार को संपर्क किया, पूरे परिवार में ये खबर फैली और उसके बाद उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद जब मीडिया में खबर आई तो एक तरह से मातम छा गया। जो भी रिपोर्टर क्राइम स्टोरीज कवर करते थे, क्राइम कवर करते थे, वो ज्यादातर बड़े रिपोर्टर सभी हिमांशु रॉय को जाना करते थे और हिमांशु रॉय के फैन भी थे, क्योंकि हिमांशु एक अच्छे जिंदा दिल इंसान थे। मगर अब हिमांशु इस दुनिया से जा चुके हैं। आज भी लोग उन्हें एक आईपीएस अधिकारी, एक सुपर कॉप के तौर पर जानते हैं, जिसने ना सिर्फ बड़े बड़े केसेस को सॉल्व किया बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे रखा कि लोग हमेशा उनके फैन रहे। जय हिंद।